गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल सिक्स सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में इसी इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका वासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में अमेरिका के 13 उपनिवेश शामिल हुए जो उनके वर्तमान में उनके राज्य हैं। यह संघर्ष 1776 से 1783 ईस्वी तक चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों की हार हुई एवं उपनिवेशवासियों की जीत हुई। अंग्रेज़ों व अमेरिकियों के बीच यह संघर्ष विश्व के अन्य संघर्षों से भिन्न है क्योंकि इसका कारण न तो घोर गरीबी है, न ही सामंती व्यवस्था और उसके अत्याचार। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर उपनिवेश बनाए तथा शोषण किया। इसी के विरुद्ध ये लोग इकट्ठे हुए और सफलता प्राप्त कर पाए। इस संघर्ष व सफलता के उपरांत एक स्वतंत्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई, जिसे विश्व के भविष्य की घटनाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह राज्य अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। इसकी अमेरिकी क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो अमेरिका का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है, बल्कि यह एक नवनिर्मित व स्थापित राज्य कहा जा सकता है। 1453 ईस्वी में भारत व यूरोप के मध्य स्थित व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया था क्योंकि कुस्तुनतुनिया, आधुनिक जिसे इस्तंबुल और टर्की कहते हैं, पर अरबों ने कब्जा कर लिया था। ऐसी अवस्था में यूरोप में गर्म मसालों का भारी अकाल पड़ गया, जिसकी प्राप्ति के लिए कई प्रकार के विकल्प प्रयोग में लाए गए, जिनमें से एक नए मार्ग की खोज की। इस कड़ी में स्पेन व पुर्तगाल ने इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई एवं उन्होंने गर्म मसालों की खोज के लिए नए स्थान भी खोज निकाले। कोलंबस क्रिस्टोफर स्पेन से भारत की खोज के लिए निकला और 1492 ईस्वी में वह नए एवं अपरिचित स्थान पर पहुंच गया। इसी स्थान पर 1501 ईस्वी में इटली का एक नाविक अमेरिगो वेस्पुची पहुंचा। इस यात्री के नाम पर ही इस स्थान का नाम अमेरिका पड़ा। इसके बाद इस नए क्षेत्र में इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल ने भी अपने हितों के अनुरूप रुचि लेना शुरू कर दिया। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने 2 कंपनियों लंदन व प्लीमय को यहाँ व्यापार करने व उपनिवेश बसाने की आज्ञा दे दी। 1607 ईस्वी में इंग्लैंड के कप्तान क्रिस्टोफर ने टेम्स नदी के किनारे पर जेम्स टाउन नामक एक बस्ती की स्थापना की। इस प्रकार की कठिनाइयों के चलते हुए ये लोग तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार बनाने में सफल हो गए। तंबाकू का व्यापार 1614 ईस्वी में जेम्स प्रथम के प्रयासों से शुरू हुआ और अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया तथा अन्य स्थानों पर भी बस्तियां बसाने का कार्यक्रम जारी रखा। 1775 ईस्वी तक इन्होंने 13 स्थानों पर अपनी बस्तियां बसाकर उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इन 13 उपनिवेशों के द्वारा ही ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया गया, जबकि यह भी स्पष्ट है कि इन उपनिवेशों में लगभग 90% अंग्रेज थे। शेष अन्य देशों में रहने वाले केवल 10% थे। इन यूरोपियनों को वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन तथा प्रकृति की समस्याओं से जूझना पड़ता था। फिर भी यहाँ पर यूरोपियनों का आना जाना जारी था। यूरोपियनों ने इन स्थानों पर आने के कारणों में यूरोप की राजनीतिक स्थिति, आपसी लड़ाइयाँ, व्यापार में लाभ कमाने की सोच, धर्म प्रचार इत्यादि प्रमुख थे। ब्रिटेन के लोगों के अधिक आने का कारण वहाँ पर शासकों की कठोर नीतियाँ थी, जिनके कारण स्टुअर्ट समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन हो गया एवं वे सभी अमेरिका पहुँच गए। भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से इन उपनिवेशों की अपनी अलग पहचान थी। उत्तरी उपनिवेश लकड़ी, मछली व अन्य वन संपदा के लिए थे। ये इंग्लैंड के समुद्री जहाज़ों के निर्माण के केंद्र थे। मध्य क्षेत्र में शराब व चीनी के लिए विख्यात थे, जबकि दक्षिणी उपनिवेश गन्ना व तंबाकू, कपास आदि के लिए उत्पादन के लिए जाने जाते थे। यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि यहाँ कोई विशेष प्रकार का जीवन यापन नहीं था, बल्कि मिश्रित संस्कृति यहाँ की पहचान थी। इनके बीच आपस में तालमेल भी बहुत अधिक नहीं था। जैसे जैसे अंग्रेजों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे वहाँ पर उनकी संस्कृति का प्रसार अधिक होता गया। अंग्रेजों द्वारा 1713 से 1763 के बीच यहाँ पर उपनिवेश अधिक बसाए गए और उन्होंने अपना व्यापार खूब विकसित किया।
फिर क्रांति के कारण थे यहाँ पर ये सभी स्थान क्रांति की सभी गतिविधियों का केंद्र बने। अंग्रेजों को इनके संघर्ष के सामने हार माननी पड़ी तो ये 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। क्रांति के कारण थे, क्रांति के कई कारण थे। क्रांति की संपूर्ण क्रांति की पृष्ठभूमि तथा क्रांति की प्रकृति को संपूर्णता में समझने के लिए आवश्यक है कि हम क्रांति के सभी कारणों, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक आदि कारणों की व्याख्या करें, जो इस प्रकार है। सबसे पहले राजनीतिक मतभेद। इंग्लैंड और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य राजनीतिक विचारों व सिद्धांतों को लेकर भारी मतभेद पैदा हो गए थे। इंग्लैंड अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए उपनिवेशों का उपयोग मात्र देश के लिए करना चाहते थे। इंग्लैंड की संसद इन उपनिवेशों पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहती थी, लेकिन वह शासन व्यवस्था के दोषों से दूर करके अमेरिका में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करना चाहती थी। सैद्धांतिक मतभेद हुए और प्रतिनिधि शासन एवं ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता के संबंधों में विचारों को लेकर था। ब्रिटिश सरकार का विचार था कि ब्रिटेन की संसद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य पर समान प्रभुसत्ता रखने वाली संस्था है। वह ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों पर वैसा ही अधिकार रखती है जैसा ब्रिटेन के आंतरिक क्षेत्रों के संबंध में। वह अमेरिकी बस्ती में मैसाचुसेट्स के लिए भी उसी प्रकार से कानून बना सकती है जैसे इंग्लैंड के वर्कशायर के लिए। इस दृष्टिकोण से उपनिवेश की सरकारों का कोई प्रतिनिधित्वात्मक महत्व नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत सही नहीं है। इस सिद्धांत से स्वशासन या प्रतिनिधि शासन की भावना का साफ साफ उल्लंघन है। इन नेताओं ने कहा कि उनके कानूनी संबंध केवल ब्रिटिश सम्राट के साथ हैं और उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। दूसरा था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपनिवेशों की शासन व्यवस्था को भी उन्हीं के अनुरूप बनाया। दिखावे के तौर पर अमेरिकी क्षेत्रों में ब्रिटेन जैसी शासन व्यवस्था स्थापित की गई, लेकिन वास्तव में इनका ध्येय इस क्षेत्र का शोषण करना और दीर्घकालीन शासन स्थापित करना था। इसके बाद स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि। अमेरिकी क्रांति के कारणों को समझने के लिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व ही अनेक उपनिवेशी स्वशासन एवं स्वतंत्रता की मनोस्थिति में पहुंच चुके थे। इस प्रकार अमेरिका की स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो चुकी थी। अमेरिकी क्रांति के नेता जॉन एडम्स के अनुसार क्रांति लोगों के दिलो दिमाग में थी एवं उपनिवेशों की एक सूत्रता में थी। ये दोनों कार्य वास्तविक युद्ध शुरू होने से पहले ही संपन्न हो चुके थे। उपनिवेशवासी धीरे धीरे इंग्लैंड की अधीनता से मन ही मन ऊपर उठ रहे थे। उनमें स्वतंत्रता की भावना का विकास हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि मातृ देश ने अपनी संतान की उपेक्षा कर दी है। स्वतंत्रता का विचार जो शुरू में अस्पष्ट था, धुंधला था, अब वो धीरे धीरे अनेक कारणों से साफ होने लगा था। उनमें मातृ देश के प्रति स्वामी भक्ति की बजाय उनमें स्वतंत्रता की भावना क्यों बढ़ रही थी? तो इसके कारण थे आंतरिक स्वशासन में ब्रिटेन का हस्तक्षेप। आरंभ से ही अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों का स्वशासन प्रचलन था। वहाँ अनेक असेंबलियाँ थी, इनका चुनाव भी होता था। ब्रिटिश सरकार की यहाँ के आंतरिक शासन में रुचि नहीं थी और इसलिए ब्रिटेन सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम था। इस हस्तक्षेप के कारण थे प्रथम इंग्लैंड की उपनिवेश की इंग्लैंड से अत्यधिक दूरी। विशाल अटलांटिक महासागर को जहाज़ों द्वारा ही पार किया जा सकता था। दूसरा, स्टुअर्ट शासक 1603 से 1688 तक संसद के संघर्षरत थे। वो अपनी निरंकुशता बढ़ाना चाहते थे, वो उपनिवेशों पर ध्यान नहीं दे पाए। तीसरा, अमेरिका के ऊपरी तट पर बसे उपनिवेशों की दरिद्रता एवं न्यून लाभकारी स्थिति के कारण भी ब्रिटिश शासन ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति लगाव का अभाव था। अब वे अपने मातृ देश ब्रिटेन से कोई आंतरिक लगाव नहीं था। तीसरा, अमेरिका के बेहतर वातावरण। इंग्लैंड से आकर उपनिवेश में बसने वालों के लिए यहाँ का वातावरण मात्र देश से बेहतर था। वहाँ पर ब्रिटेन की तरह कोई शक्तिशाली वंशानुगत कुलीन तंत्र नहीं था। अमेरिका से आने वाले लोग मुख्यतः निम्न या मध्यम वर्ग के लोग थे और वो अमेरिका में बसने के बाद स्वयं को महत्वपूर्ण और स्वतंत्र महसूस करने लगे थे। धार्मिक आयाम। अमेरिकी क्रांति के कारणों का वर्णन करते हुए क्रांति के लिए उत्तरदायी धार्मिक पहलू को भी समझना जरूरी है। यहाँ अमेरिका के उपनिवेशों ने इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में धार्मिक असंतुष्टों की शरणस्थली के रूप में काम किया था। इंग्लैंड के एलिंगटन चर्च की धार्मिक बाधाओं से दुखी होकर वहाँ के अनेक प्यूरियन क्वेर तथा कैथोलिक लोग अमेरिका में आकर बस गए थे। फ्रांस में शासकों द्वारा तंग किए गए ह्यूजीनॉट लोग भी अमेरिका में आकर बस गए थे और इसी प्रकार जर्मनी के कुछ धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी भी अमेरिका को
सुरक्षित और संभावनाओं का क्षेत्र मानकर यहाँ पर पहुँच गए थे। ये सभी धार्मिक असंतुष्ट समुदाय शीघ्र ही उपनिवेशों की गतिशील अर्थव्यवस्था के लाभों से जुड़ गए और ये अपने पुराने मातृ देश जाना भूल गए तो अमेरिका को ही अपनी कर्मस्थली मानने लगे। ये लोग वैचारिक स्वतंत्रता को अपने जीवन का आवश्यक अंग मानते थे तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधा समझते थे। अतः वे ब्रिटिश आधिपत्य के विरोधी और स्वतंत्रता के पक्षधर बन गए। इसके बाद बौद्धिक जागृति अमेरिकी उपनिवेशों में 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक व्यापक बौद्धिक चेतना विद्यमान थी। वे तत्कालीन समय में यूरोप के प्रचलित कानून संबंधी, राजनीति संबंधी, अर्थ संबंधी विचारों और सिद्धांतों से परिचित थे। लोक द्वारा रचित ट्रिएटाइज ऑफ गवर्नमेंट का अध्ययन अमेरिका के लॉ स्कूलों में पूरी तरह से होता था और साथ ही अंग्रेज और फ्रांसीसी लेखकों व दार्शनिकों के विचारों का अमेरिका के लोगों पर प्रभाव पड़ा और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए थे। इसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस में उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा को लेकर 1756 से 1763 तक बीच में 7 वर्ष युद्ध लड़ा गया। इसका काफ़ी व्यापक था। यूरोप के बाहर उत्तर अमेरिका और भारत में भी यह युद्ध लड़ा गया। अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि को इस युद्ध ने ही गहरा प्रभावित किया। इस दृष्टि से युद्ध के प्रभावों का परिणाम भी इस प्रकार से है। उपनिवेशों को आर्थिक लाभ। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान उपनिवेशों को अनेक लाभ हुए जिसमें उद्योग धंधों के विकास का अवसर मिला। वे यूरोप के अन्य देशों से व्यापार भी करते रहे। किसानों को पैदावार का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी खतरा समाप्त होना। सप्तवर्षीय युद्ध से पहले फ्रांस का कनाडा पर अधिकार था। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा में उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। बदली स्थिति में अमेरिकावासी फ्रांसीसी आक्रमण के भय से सदा के लिए मुक्त हो गए, जिसके कारण अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड पर निर्भर करते थे। इसके बाद ओहियो और मिसिसिपी प्रदेशों का प्रश्न। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ओहियो तथा मिसिसिपी के प्रदेश पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद अमेरिकी लोग इन क्षेत्रों को अमेरिका में शामिल करना चाहते थे, परंतु इंग्लैंड ने इस पर अपना अधिकार बना रखा था। इसमें इस पक्ष पर मनमुटाव बढ़ गया। बस्तियों के सुरक्षा खर्च की समस्या। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड ने जीत लिया था, परंतु इससे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। उसका राष्ट्रीय कर्ज अत्यधिक बढ़ गया था। दूसरी ओर उसे बस्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी जल सेना का बड़ा भाग अंध महासागर में रखना पड़ता था ताकि वो फ्रांस के किसी भी आक्रमण से रेड इंडियनों के हमले का सामना कर सके। इससे इंग्लैंड का सुरक्षा खर्च बढ़ गया था। आर्थिक कारण भी थे। ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य संघर्ष का कारण था आर्थिक मुद्दों को लेकर के ब्रिटेन का मानना था कि उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य मातृ देश अथवा ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना है। इसलिए उपनिवेश इसलिए हैं ताकि उनमें ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके तथा ब्रिटेन में तैयार माल वहां पर खपाया जा सके। साथ ही साथ वहां पर ब्रिटेन की अतिरिक्त जनसंख्या को भी बसाया जा सके। दूसरी ओर अमेरिकी उपनिवेशों को स्वीकार नहीं था। वे ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति का ही निश्चित निमित्त मात्र बन गए। फलतः जब ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के आर्थिक शोषण और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उपनिवेशों के लिए अनेक अधिनियम पारित किए तो इन अधिनियमों से उपनिवेशवासियों में आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद नौ संचालन कानून था। उपनिवेशों की स्थापना से ही ब्रिटिश सरकार अपने वाणिज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए तत्पर थी। इसका एक तरीका समय समय पर पास किए गए नौ संचालन कानून थे। इनके 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश उपनिवेश पर अपना व्यापार ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही करें। वे अपने लिए सामान की खरीदारी अपने मातृ देश से ही करें, इंग्लैंड से। वे अपने अधिकांश उत्पादों का विक्रय भी मातृ देश को ही करें। यह भी एक बड़ा कारण था। इसके बाद जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों की कठोर नीतियां। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का सम्राट था जिसकी अमेरिका के उपनिवेशों से शासन समाप्त हो गया था। वस्तुतः 1763 से 1775 के मध्य जॉर्ज थर्ड था। उसके मंत्रियों की कठोर मूर्खतापूर्ण था दूरदर्शी नीतियों ने उपनिवेश को ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत करने के लिए सशस्त्र युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद कई प्रकार के कारण हुए, जैसे जॉर्ज ग्रेनविले ने कई आर्थिक उपाय अपनाए और जिनका स्वभाव से गंभीर और परिश्रमी लोगों ने जिसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने शुगर एक्ट बनाया। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी उपनिवेशों में प्लांटेशन से कुछ प्राप्त करों को इनकी सुरक्षा में खर्च किया जाए। इस एक्ट द्वारा फ्रांसीसी और स्पेनी वेस्ट इंडीज से आयात किए जाने वाले शीरे पर आयात कर की दर 6 पेंस प्रति गैलन से घटा करके 3 पेंस प्रति गैलन कर दी गई, परंतु इसे कठोरता से वसूलना भी तय किया गया तथा तस्करी पर रोक लगाना भी हुआ। शुगर एक्ट को सख्ती से लागू करने के निर्देश सशस्त्र पोत कमांडरों को दिए गए और ये भी एक कारण था।
इसके बाद स्टम्प एक्ट आया और स्टम्प एक्ट को भी उन्होंने 1765 में दोनों सदनों में पास कर दिया गया और इससे उपनिवेश में आक्रोश की लहर फैल गई। इसके बाद एक डेक्लेटरी एक्ट आया और इस उपनिवेशों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। यह घोषणा की गई जो डेक्लेटरी एक्ट था उसके अनुसार घोषणा की गई कि अमेरिकी उपनिवेश और सम्राट और संसद के अधीन है और सम्राट और संसद को सभी प्रकार के नियमों को पारित करने का अधिकार है। इससे अमेरिका में काफ़ी विरोध हुआ और इसके बाद क्रांति का तत्कालिक कारण ब्रिटिश सरकार की विशिष्ट चाय नीति। क्रांति का तत्कालिक कारण प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा अपनाई गई विशिष्ट चाय नीति थी। चाय पर चुंगी को ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का प्रतीक मानते हुए हटाया नहीं गया। अब यह व्यवस्था की गई कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे अमेरिका को चाय भेज सकती थी। लॉर्ड नॉर्थ का विचार था कि इससे अमेरिका वासियों को चाय सस्ती दर पर मिलेगी और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने वित्तीय संकट से उभरने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था में चाय के संपूर्ण व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया। चाय की इस विशिष्ट नीति का अमेरिका के व्यापारियों और जनता ने तीव्र विरोध किया और इसका कारण था कि अमेरिका के लोग न तो तस्करी और न ही वैधानिक तरीके से चाय का व्यापार कर सकते थे और लोगों ने इस नई चाय नीति को पसंद नहीं किया। वस्तुतः उनमें नई चाय नीति ने उन्हें अपने अपमान की बू आ रही थी और क्रांति के लिए तैयार कर दिया था।